तो आज हमारे साथ हैं सुनील कुमार गुप्ता, जो बेसिकली धनबाद से हैं और यहाँ पटना में डीपीएस पटना में वो टीचर हैं और पटना यूनिवर्सिटी से ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट में वो पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी उनका कंप्लीट होने ही वाला है। और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी में उन्होंने बहुत काम किए हैं और मैं उनको पिछले 10 से 11 सालों से जानता हूँ। और आप जब उनका लेक्चर सुनेंगे तो थोड़ी बहुत मेरी भी झलक आपको उनमें देखने को मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन का आप लोग पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। हालांकि सर ने मुझे अपना 6 पेज का रेज्यूम दिया है, इतना लंबा है और इतने सारे उनके अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, कई बार यूथ फेस्टिवल में उनको प्राइज मिले हैं और पूरे इंडिया से उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है अपने सब्जेक्ट में और अपने सब्जेक्ट के वो मास्टर हैं और बहुत ही अच्छी पकड़ है उनकी। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आज आप लोगों को कुछ टिप्स दें कि जो आप लोगों को परेशानी होती है कि लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको डील करने में प्रॉब्लम होती है एंड फिर क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं सुनील सर आपको लेक्चर में ही दे देंगे और अगर कुछ छूट जाता है तो आप लास्ट में Q&A सेशन में उनसे बात करेंगे और जो भी आपके दिमाग में डाउट है साइकोलॉजी रिलेटेड, जो आपको परेशानी होती है मैम चीज़ों को याद रखने में, उन सारी चीज़ों पर वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं सुनील सर को होस्ट बना रहा हूं। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है? हाथ उठा करके सर को बताओ, वीडियो अपना ऑन रखे सब। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है ना? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। ऑलराइट, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। हिंदी में कहें तो स्मरण, स्मृति, उर्दू में कहें तो याददाश्त, और इसको कैसे बढ़ाया जाए। क्या है कि जब भी हम इस तरह के प्रश्नों का सामना करते हैं, कई दफे हमें ऐसी चीजें चाहिए होती है जो हम बहुत शॉर्टकट में ढूंढ सकें, राइट? आज हम लोग बात करेंगे हर एक डिटेल के बारे में जो मेमोरी से रिलेटेड है, ताकि हम उन हर एक उस सवाल का जवाब दे सकें जिससे हमारी पढ़ाई में हमें आसानी हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड मेमोरी है क्या, याददाश्त किसे कहते हैं, स्मृति किसे कहते हैं, राइट? कोई बताना चाहेगा मुझे यहाँ पर व्हाट इज मेमोरी? कमेंट करके बताओ सर को। एनीवन, कोई भी बताना चाहते हो सर को बताओ। सुनील, दे आर नॉट साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, बेटर यू टेल देम। फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। तो ऐसा रहेगा, आपकी सुविधा के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हाँ, और इसके साथ ही हम लोग बात करते जाएंगे। क्या ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है? हम सब दिखाओ सर को। इफ यू कैन सी द स्क्रीन, शो सर थम्स अप। ऑलराइट, आई गॉट इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है मेमोरी की। मेमोरी कहते किसे? ओके, मेमोरी का मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, इट्स अ मेंटल प्रोसेस। ओके, ये हमारे कॉग्निशन का हिस्सा है। कॉग्निशन मतलब जो मस्तिष्क में होने वाली बात होती है, जो प्रक्रिया होती है, राइट? It refers to the processes that are used to acquire, store, retain and later retrieve information. Okay? ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। यह वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी सूचना को पहले ग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको फिर से याद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक कंप्यूटर फंक्शन करता है। ओके, इनकोडिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, राइट? हमारा मेमोरी बिल्कुल उसी तरह फंक्शन होता है। ओके, हम लोग बात करेंगे इसके अलग अलग आयामों के बारे में। उससे पहले इस डेफिनेशन को समझना जरूरी है कि मेमोरी है क्या। तो ये एक मेंटल प्रोसेस है, इट्स अ मेंटल प्रोसेस, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। ओके, अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या मैं आप सबको दिख रहा हूं? ऑलराइट,
मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, या तो वो टैबलेट है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या फिर आपका स्मार्टफोन है, राइट? अब ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा। मेरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ओके? और 10वीं तक आपने साइंस में पढ़ा है, 10वीं तक आपने साइंस में पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारी रेटिना पर बनता है। और वहां से आपने पूरे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि कैसे अंतिम में नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजता है, यानी कि जो स्नायु तंत्र है हमारा, वो हमारे मस्तिष्क तक सूचनाएं भेजता है। उसी के थ्रू मैं आपको देख पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, राइट? यही चीजें हो रही है। यानी कि आप जो मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, इसका इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आ रहा है, ठीक है? ये इनपुट हो रहा है, ये इनकोडिंग हो रही है, मेमोरी की भाषा में कहें तो, ओके? अगर यह सूचना आपको आप बार बार इसको रिहर्स करेंगे तो ये स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है? और एक लंबे समय तक अगर इसे रिहर्स करेंगे तो बाद में जब इसे रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि फिर से याद करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक? बस यही 3 आयाम समझने हैं, ओके? अब बताए हैं, बट मूल रूप से सभी 3 आयामों पर सहमत हैं। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या है? अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताएं, हम सब जानते हैं कि हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? कितनी हैं? हाथ की उंगलियों को से बताएं आप। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? 5, राइट? ये हम सब जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एक मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात यह है कि अभी आप सब जो सुन रहे हैं, तो आपका कान जो कि ज्ञानेंद्री है, ओके, ये जितने साउंड वेव्स को रिसीव कर रहा है, ये बहुत एक्टिव मोड में है। आप जब स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो आपकी आंखें ये बहुत एक्टिव मोड में है, लेकिन इसके अलावा त्वचा, जिह्वा और नासिका यानी नाक, ये सब भी एक्टिव मोड में है। हो सकता है आप में से कुछ इस खूबसूरत शाम में ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, किसी को गर्मी लग सकती है। तो ये जो सेंसेशन है, ये जो फीलिंग है, ये स्किन के माध्यम से आपके ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन अब तक शायद आपका ध्यान इस पर नहीं था। आपका ध्यान केवल आंख और कान से होने वाली प्रक्रियाओं पर था, ठीक है? लेकिन यह एक ध्रुव सत्य बात है कि हम चाहें या न चाहें, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमेशा फंक्शन करती रहती है, ओके? और जिस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचता है, अगर वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत रुचिकर हो, या फिर हम बार बार उसे रिवाइज करें, तो वो बहुत लंबे समय तक के लिए स्टोर हो जाता है। ये बहुत साधारण सी बात थी, बस यही समझना है मेमोरी सिस्टम्स में कि पहला होता है सेंसरी मेमोरी, यानी कि जिसमें इंफॉर्मेशन बस मैक्सिमम 2 सेकंड तक स्टोर हो, ठीक? उसके बाद वैसी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, है ना, या फिर जिसको थोड़ा सा रिवाइज हम करें, वो हमारे एसटीएम में जाता है। एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। और अगर हम उन्हीं इंफॉर्मेशन को बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो वो हमारे एलटीएम में जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आज के सेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हम सब समझ गए, ओके? अब बात करते हैं कि मेमोरी को एनहांस कैसे करें, ठीक है? ये प्रोसेस हमें पता चल गया मेमोरी का। अब इसे बढ़ाने के उपाय समझेंगे, ठीक है? पहली बात, फोकस योर अटेंशन। अटेंशन क्या है? देखिए, आप सबने टॉर्च देखी है, सबने ऑब्वियसली देखी होगी। अब चूंकि हम सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो टॉर्च का काम जरा कम हो गया, राइट? बट टॉर्च हम सबने देखी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रोशनी को फेंकने के हिसाब से कितने तरह के टॉर्चेस होते हैं, कंपनी वाइज अलग अलग हो सकते हैं, राइट? कुछ एवरीडे है, कुछ निप्पो है, फिर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं। लेकिन रोशनी को फेंकने के गुण के आधार पर अगर देखें तो 2 समझिएगा। एक वो टॉर्च होता है जिसमें रोशनी जब बाहर निकलती है तो वो एक बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है, ठीक है? और दूसरे प्रकार का टॉर्च वो होता है जो एक यूनिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, एकदम सीधा। कॉमन सेंस के आधार पर आप मुझे उत्तर दें, इनमें से, दोनों में से कौन सा टॉर्च अधिकतम दूरी
तक ट्रैवल कर सकता है? फर्स्ट या सेकंड? उंगलियों से बताएं, फर्स्ट या सेकंड? क्लियर? यानी कि बिल्कुल हाँ, सेकंड वाला टॉर्च। यानी कि जब हम चीजों को फोकस्ड करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है? यही चीज अटेंशन के साथ है। मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ज्ञानेंद्रियों के बारे में एक बात कही कि हम चाहें या ना चाहें, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमेशा हमारे साथ एक्टिव रहती हैं। अब आप लोग इस चीज को फील करिएगा। फर्ज करिए कि आप सोए हुए हैं और अचानक से कोई आपके मुंह पर ऐसे आकर खड़ा हो गया। हो सकता है आपका भाई हो, आपकी बहन हो या आपके पेरेंट्स हो, उठाने के लिए। कभी कभी होता है ना कि आंखें खुल जाती हैं, हमें फील होने लगता है, राइट? या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, आप सोए हुए हैं मजे में घोड़े बेचकर, ओके, अचानक से दरवाजे पर कोई टक 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 नॉक कर रहा है। हम उठ क्यों जाते हैं? हम तो सोए हुए हैं ना। हम उठ इसलिए जाते हैं क्योंकि सोए हुए अवस्था में भी हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां काम कर रहे हैं, हमारा कान फंक्शन कर रहा है। वो जो साउंड वेव जनरेट हो रहा है दरवाजे के नॉक करने से, वो वेव हमारे कान तक पहुंच रहा है और हमारे ईयर ड्रम टिम्पैनम के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए हम उठ जाते हैं, राइट? ये हर सेंस ऑर्गन के साथ होता है, ठीक है? अब अटेंशन का रोल समझिए। सीधी सी बात है, इन ऑर्डर फॉर इंफॉर्मेशन टू मूव फ्रॉम योर STM into your LTM, you need to actively attend to this information। यानी कि जिस सूचना पर आप ज्यादा ध्यान देंगे या ज्यादा फोकस्ड होकर ध्यान देंगे, वो आपको जल्दी याद होगा। बहुत छोटी सी बात है, एक बहुत क्लासिक आशीर्वाद मिलता है ना हम सबको घर पर, मन लगा कर पढ़ो। ये मन लगाकर पढ़ना ही फोकस योर अटेंशन। क्या करें, मन ही तो नहीं लगता है, इसी को लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? ट्राई टू स्टडी इन अ प्लेस फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस सच एज टेलीविजन, म्यूजिक एंड अदर डाइवर्जन्स लाइक स्मार्टफोन एंड ऑल, ओके? पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक, स्टडी मटेरियल, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी किताब, आपका नोटबुक, आपका एनीथिंग। ये पहली चीज है। दूसरी चीज आप खुद हैं, और तीसरी चीज है पीस, शांति, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हुए बिना, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें, ओके? तो इस टिप को आप नोट कर ले। पहली बात है फोकस योर अटेंशन, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं डीप लेवल प्रोसेसिंग। इसका अर्थ क्या है? आपको पता है मोती कहाँ मिलते हैं? पर्ल। मोती कहाँ पाए जाते हैं, बताएं जरा आप। अगर आप डेफिनेटली आप इस बारे में जानते होंगे कि मोती सीपियों के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ज्यादातर समंदर में होते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप किनारे पर खड़े हो, समंदर के बीच पर खड़े हो, है ना, और आपको उस समय मोती मिल जाए। ऐसा नहीं होता। वहां पर आप अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको खाली सीप मिलेगा, है ना, घोंघा वाला खाली सीप मिलेगा। तो जो गोताखोर होते हैं, जो मोती ढूंढने का काम करते हैं, वो समंदर की तलहटी तक डुबकियां लगाते हैं इन द सर्च ऑफ पर्ल्स, ओके? मैं ये बताना चाहता हूं कि नॉलेज बिल्कुल उसी तरह के मोती के समान है। इट्स लाइक अ पर्ल, और उसको अटेन करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें उस गहराई में, ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, मतलब एकदम सतह की चीजें हमारे पास आती है और तलहटी की चीजें नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट हो जाता है लेकिन वो नॉलेज नहीं होता। और माइंड माय वर्ड्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आप भली भांति समझते होंगे इसका उत्तर, ठीक है? अगर मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछूं कि अगर आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, ठीक है, और आपके कुछ एंजल इन्वेस्टर्स आप जुगाड़ कर लेते हो, आप बैंक से कुछ करोड़ का रुपए भी लोन के रूप में आप ले लेते हो और आप कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू विल अप्रोच टू सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर आप नास्कॉम के अलग अलग इवेंट्स में जाएंगे, ठीक है? हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स, फॉर दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ओके? यहीं पर इस चीज का काम आता है डीप
लेवल प्रोसेसिंग, यानी कि studying materials over a number of sessions gives you the time you need to adequately process information. एक ही सूचना को बार बार पढ़ना, इतनी बार पढ़ना कि वो आपके ब्रेन के डीप लेवल में प्रोसेस्ड हो जाए. Okay? Researchers has continuously shown that students who study regularly remember the material far better than those who do all of their studying in one marathon session. आप सब जरा याद करें मैट्रिकुलेशन के दिनों को. आप में से कुछ स्टूडेंट्स जरूर होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई की होगी, और कुछ ऐसे जरूर हुए होंगे स्टूडेंट्स जो परीक्षा के 2-4 दिन या एक हफ्ते तक उन्होंने एक विषय को पढ़ा. मानते हैं ये सब बात? ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ, ये मेरे साथ, हम सब ऐसे ही होते हैं, है ना? इसमें कोई अंतर नहीं होता, कोई जनरेशन की बात नहीं है, ये हर युग में हर परिदृश्य में ऐसा ही होता है. ठीक, एक बात रियलाइज करिए, अगर आपने एक टॉपिक को 1 साल तक पढ़ा है, ओके, और सिचुएशन 2, अगर आपने किसी एक टॉपिक को बस ओवरनाइट पढ़ा है कि हाँ कल सुबह एग्जाम है, रात भर पढ़ लेंगे, हो जाएगा, लिखने तो आता ही है, राइट, और आपने लिख दिया, क्वालिटी वाइज कौन सा उत्तर बढ़िया होगा, पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन? बताइए, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट. कमेंट करके बताओ. क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छे, फर्स्ट. क्योंकि क्या होता है ना, ये जो ब्रेन है ना, इसकी कैपेसिटी होती है, राइट? उस कैपेसिटी से ज्यादा फंक्शन नहीं कर सकता है वो. आप लगातार पढ़ेंगे तो हो सकता है 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद या 1 घंटा बाद या 3 घंटे बाद एक सैचुरेशन की अवस्था हो जाती है कि नया इंफॉर्मेशन कुछ समझ में नहीं आता, तो उस समय रुक जाना चाहिए. ठीक है, इसी वजह से डीप लेवल प्रोसेसिंग करते समय यू नीड टू हैव टाइम. ठीक है, आप टाइम लीजिए, आराम से लीजिए, और एक इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़िए. ओके, अब बात करते हैं तीसरे टिप, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज. सब लोग राशन लेने दुकान पर गए हैं कभी ना कभी, या सब्जी लेने, या फिर कॉस्मेटिक लेने, या किताब लेने, या स्टेशनरी लेने, है ना? चलिए फर्ज करते हैं राशन लेने आप गए हो, तो आप दुकान में अगर बोलेंगे कि भाई साहब जरा आधा किलो मूंग की दाल दीजिए, तो दुकानदार साहब ऐसा तो नहीं कि इधर उधर पूछते रहते कहाँ है मूंग की दाल, वहां रखा था, ऐसा तो नहीं ना. वो बस जाते हैं और आराम से मूंग की दाल निकाल कर चले जाते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उन्होंने मूंग की दाल को एक पर्टिकुलर सेक्शन में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, राइट? ये पावर है स्ट्रक्चराइजेशन का, ये पावर है ऑर्गेनाइजेशन का. यानी कि जब हम अपने पढ़ने की चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, राइट, तो हम बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन को याद करके रखते हैं. हाँ, मूंग की दाल यहाँ रखी थी, चने की दाल वहां रखी थी, मसूर की दाल यहाँ रखी थी, आलू वहां रखा हुआ था, है ना? ठीक है, अब समझिए इसको हम पढ़ाई में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Try grouping similar concepts and terms together, or make an outline of your notes and textbook readings to help group related concepts. जो भी आप पढ़ते हो, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो, या एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ते हो, या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, या फिर आप लैंग्वेज में पढ़ते हो, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रक्चर्ड वे में एक साथ कर लें. इससे क्या होगा कि आसानी होगी आपको चीजों को समझने में, और कम समय में आप बड़े आराम से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं. एग्जाम के टाइम पे बड़े बड़े महारथी सूरमा स्टूडेंट्स भी नोट्स कॉपी का सहारा लेते हैं. क्यों जरूरी है नोट कॉपी? इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक सिलसिलेवार ढंग से, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सहेज कर रखते हैं, ताकि एक लाइन हम पढ़े तो हाँ समझ में आ जाता कि फाइन इसका कॉन्सेप्ट ये था, दूसरा 2-3 लाइन पढ़े तो समझ में आ जाता था अच्छा ठीक है ये टॉपिक था, राइट? ये पावर है स्ट्रक्चराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं निमोनिक. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. क्या होता है निमोनिक डिवाइस का मतलब क्या है? समझिए, ये ट्रिक्स के समान होता है. जैसे विबग्योर का अर्थ क्या होता है हम सबको मालूम है, इंद्रधनुष को कहते हैं ना.
तो अगर हम विबग्योर के हर अक्षर अक्षर का मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, यानी कि इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं उनके नाम है, यानी उन रंगों के पहले अक्षर को लेकर हमने एक शब्द बना दिया विबग्योर। ठीक है, इसी को कहते हैं निमोनिक्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माय वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व मी फूड। ये क्या था? ये हमारे सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने सारे प्लैनेट्स हैं उन सब के नाम है। माय वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। नाचोस आप सब खाए होंगे, है ना? M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune, right? इसी तरह आप बहुत सारे निमोनिक्स डिवाइस खुद से कॉइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ तरीके हैं। चीजों का क्लस्टर कर लीजिए, यानी ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, और उनके नाम रख दीजिए अपने से नाम। वो आपके यूनिक नाम होंगे, राइट? मे बी वो चीजें किसी किताब में नहीं लिखी हो, लेकिन वो आपका क्रिएशन होगा, राइट? इसी तरह ढेर सारे निमोनिक डिवाइसेस अपने लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप सबने शकुंतला देवी का नाम जरूर सुना होगा। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शी इज फार एक्सेलेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। गजब की याददाश्त है उनकी, राइट? तो वो बहुत बड़े बड़े डिजिट्स को तुरंत याद कर लेती थी। और ऐसा कैसे संभव होता था? इसी डिवाइस की मदद से, निमोनिक डिवाइसेस की मदद से, राइट? तो इसे प्रैक्टिस करिए और अपना बनाइए, है ना? क्या हो, और कुछ वैसे ही इंटरेस्टिंग शब्द चुन लीजिए जो जिसके बारे में बात करने में आपको बड़ा मजा आता है, बस। और these things should be something related to imagination, और कुछ मजाकिया चीज होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, तब वो ज्यादा वक्त तक याद रहेगा। ठीक है? कोई कविता, come up with a rhyme or song or a joke to help remember a specific segment of information. Okay? तो कोई गाना, कोई कविता जो आप क्रिएट कर लो किसी कॉन्सेप्ट को समझने की। ठीक है? ये है निमोनिक डिवाइसेस। इसके बाद बात करते हैं एलाबोरेट एंड रिहर्स। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि बहुत सारी शॉर्टकट चीजें, जैसे निमोनिक डिवाइसेस याददाश्त बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन एलाबोरेट एंड रिहर्स एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एलाबोरेशन मीन्स क्या? हर चीज को विस्तार देकर पढ़ना। जैसे कॉमर्स का कोई कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे बात एक पूछूं कि लेट्स टॉक अबाउट कॉइन, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन करेंसी। ठीक है? हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में कितने रुपए के नोट और कितने वैल्यू के सिक्के चला करते हैं। ठीक है? आप सबको ये भी मालूम होगा कि सिक्के भारत में बहुत वर्षों से अस्तित्व में है। ठीक है? एक सिक्का जिसका नाम था कैरोलिना, आप अगर सिक्कों का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानकर ऑब्वियसली आपको इस बारे में जरूर पता होगा। कैरोलिना एक सिक्के का नाम था जो ब्रिटिशर्स ने चालू किया था भारत में। मतलब जब भारत एक कॉलोनी हुआ करता था तो एक स्पेसिफिक कॉइन रिलीज किया गया था जिसका नाम था कैरोलिना। ठीक है? या फिर अगर हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लें कि भारत का सबसे बड़ा बैंक इस वक्त कौन है, तो हम सब जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आजादी से पहले इसका नाम कुछ और था, इंपीरियल बैंक था, है ना? और इसका भी एक इतिहास रहा है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपको बहुत बढ़िया से समझना है और याद करना है तो उसको विस्तार देकर पढ़ें। उसी एग्जाम्पल पर लौट आइए कि अगर आपको मोती कलेक्ट करना है तो महज किनारे पर खड़े होकर मोती आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, ना आप ना मैं, हम में से कोई नहीं। उसके लिए समंदर की तलहटी में जाने की कला, वो गुण सीखना जरूरी है। ठीक है? उसी को कहते हैं विस्तार देना, उसी को कहते हैं बार बार रिहर्स करना। ओके? रीड द डेफिनेशन। आप किसी भी शब्द का डेफिनेशन पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक?
उसे बार बार पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि वो चीज आपको बेहतर याद आ रहा है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, शर्ट क्या है? एंड आई वांट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। व्हाट इज अ शर्ट? अपना डेफिनेशन बनाइए। शर्ट किसे कहते हैं? Altaf sir, I hope that you know that the time remaining for this meeting is only 2 minutes 2 minutes. because it was scheduled for 40 minutes only. We will restart the session. Nothing to worry. Sure, sure. I'll be waiting for the link, right? Yes, I will share the link. Don't worry. Sure. Yes, children, please think and make your own definition. What is a shirt? Shirt हम सब पहनते हैं, ठीक? Shirt होता क्या है? And Altaf sir, I would be really pleased if you allow the students to speak. Yes, I will allow them. I will have to reclaim my hostship and unmute them. Yes. Now students can talk. Yes. Yes. आप मुझे बताएं what is a shirt? एक बहुत साधारण सा शब्द दिया है मैंने, इसको आपको डिफाइन करना है। बड़े बड़े स्कॉलर्स क्या करते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट का कोई टर्म को डिफाइन करते हैं ना, तो कैसे करते हैं समझिएगा। शर्ट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ, राइट? कपड़े का एक टुकड़ा होता है, ओके? तो क्या मैं इसे शर्ट कह सकता हूँ? जवाब दीजिए, हाँ या ना? नो सर। नो सर। नहीं, ये पर्दा है, ये शर्ट नहीं है। ये पर्दा है। क्या मैं इसे शर्ट कह सकता हूँ? नहीं, ये तो कुर्ता है, राइट? शर्ट है क्या? शर्ट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ, इट इज वेरी क्लियर। अब क्या करिए, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़िए, इसके गुण धर्म को जोड़ना शुरू करिए। दैट वी वेयर टू कवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शर्ट कपड़े का वो टुकड़ा है जो हम शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए पहनते हैं। इस तरह ये पैंट से डिफरेंट हो गया, हाँ या? All right then. So we were talking about elaborate and rehearsal. Okay? That means किसी एक इंफॉर्मेशन को हम जितने एलाबोरेटेड वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और जितनी ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका स्टोरेज उतना ज्यादा सॉलिड होता है, राइट? और इसे उसी एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको समंदर में अगर मोती ढूंढना हो तो तल तक जाने की कला आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और इसी क्रम में हम एक डेफिनेशन कॉइन कर रहे थे, एक नया डेफिनेशन बना रहे थे। व्हाट इज अ शर्ट? शर्ट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट वी वेयर टू कवर द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी को कवर करने के लिए तो टी शर्ट भी पहनते हैं, तो क्या उसको शर्ट कह सकते हैं? तो फिर स्पेसिफिक पार्ट क्या है? ओके, अब समझते हैं। विच हैज 2 स्लीव, 1 कॉलर एंड विच इज लॉक्ड बाय बटन्स और जिप। हो गया शर्ट का डेफिनेशन, है ना? ये आप और मैं, हम सबने मिलकर एक नया डेफिनेशन बनाया शर्ट का। That shirt is a piece of cloth that we wear to cover the upper part of the body, which has 2 sleeves, 1 collar, and which is locked by buttons or zip. Clear? हमने किया, हमने एक की टर्म को, शब्द को, उसके जितने गुण हैं, है ना, उसको बहुत ज्यादा विस्तार में समझने की कोशिश की और हमने डेफिनेशन बना दिया। ओके? तो पढ़ाई के दौरान यह कला सीखनी बड़ी जरूरी है, ठीक है? अल्ताफ सर, I would request you to enable me so that I can share the screen. Yes. I will mute first everyone because then I will make you host. Yes, Sunil sir, you are host now, so you can continue. जो अगली स्ट्रैटेजी है वो है विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स। ओके? इसके लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप सब इस मस्त शाम में अपने घरों पर बैठे हुए हैं या फिर कहीं भी बैठे हुए हैं, ओके? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए और मैं जो कुछ भी कहता जाऊंगा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा, ओके? हम सब इस वक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर आरा में, ओके?
इमेजिन करिए कि आपके खूबसूरत और बड़े बड़े सफेद पंख लग गए हैं और आपके पास उड़ने की शक्ति आ गई। आप धीरे धीरे उड़ना शुरू कर रहे हैं। यू आर फ्लाइंग, यू आर फ्लाइंग। और उसके बाद आप एरियल व्यू से अपने घर को देख रहे हैं। आप सबको आपका घर दिख रहा होगा। आप उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। यू आर फ्लाइंग हायर, 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 एंड यू आर फीलिंग गुड। And now you are realizing that you can witness the whole Ara district. Okay? कंप्लीट आरा जिला आपको दिख रहा है। लेकिन आप यही नहीं रुकते हैं। आंखें बंद रखिए और इमेजिन करते जाइए कि आप इतना ऊपर उड़ चुके हैं कि आपको पूरा का पूरा बिहार राज्य दिख रहा है। लेकिन आप फिर भी नहीं रुकते और आप फिर ऊपर उड़ते चले जा रहे हैं। आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं पूरी दुनिया को। आपके पंखों में खूब जान, खूब ताकत भरी हुई, आप उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं और ऊपर उड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते अब आपको ये खूबसूरत देश भारत दिख रहा है। इसकी खूबसूरती दिख रही है आपको। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी। लेकिन आप रुकते नहीं हैं। आप उड़ते 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 पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ गए हैं और आपके सामने ये सुंदर अंतरिक्ष दिख रहा है। इमेजिन करिए आपके सामने 8 प्लैनेट्स। याद रखिए, प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा, वो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट में काउंट होता है, लेकिन वो है वहीं पर। आप इमेजिन करिए उन सारे सेलेस्टियल बॉडीज को, उन आकाशीय पिंडों को, चंद्रमा को, तारों को, सूर्य। आप इमेजिन करिए कि आप गैलेक्सी को देख रहे हैं, मिल्की वे, दुग्ध मेखला जिसमें हम रहते हैं। आप इमेजिन करिए इस खूबसूरत यूनिवर्स को। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। मैंने जितने शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया, उसका चित्र दिमाग में बन रहा था ना, इनमें से कुछ चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि आपका घर, जैसा कि हो सकता है आपके घर का परिवेश आपको दिख रहा हो, राइट। बहुत सारी चीजें हम में से किसी ने नहीं देखी है अब तक, जैसे अंतरिक्ष, लेकिन फिर भी उसका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन रहा था। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन। यानी आप जब भी कुछ पढ़ें तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। याद रखिए बच्चों, विजुअल मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी। यानी कि हम जो देख करके सीखते हैं वो सुनकर सीखने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और पढ़कर सीखने से तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, इसीलिए फोटोग्राफ, चार्ट और जितने ग्राफिक्स होते हैं टेक्स्ट बुक पर, उन पर खास तौर पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, अगर कॉमर्स के बच्चों में ये बड़ी शिकायत होती है कि इंटरेस्टिंग चित्र नहीं रहते हैं, है ना, कोई बात नहीं, लिखने वालों ने नहीं लिखा, आप तो चित्रकार है ना। अभी आपने एक सुंदर सा चित्र बनाया अपनी यात्रा का, आपके घर से लेकर के पूरे स्पेस तक बनाया ना। आप खुद एक चित्रकार है, अपना ड्राइंग खुद बनाइए, अपना विजुअलाइजेशन खुद करिए, है ना। वो याद रखिए, वो ओरिजिनल होगा और वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। ओके, एक और बात बताऊं कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक आप बना रहे हो, कोई किसी एक टॉपिक के बारे में आप एक उत्तर लिख रहे हो, जैसे आप अकाउंट्स में बैलेंस शीट का मिलान करते हो, जो कि सबसे ज्यादा कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, या फिर आप बीएसटी में या ईएनटी में या इकोनॉमिक्स में आप अलग अलग थ्योरीज के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, हो सकता है किसी थ्योरी का डायग्राम किताब में दिया हो सकता है किसी का नहीं दिया हो। कोशिश करिए, पेन उठाइए और उससे रिलेटेड एक डायग्राम बनाइए, कुछ भी, फ्री बॉडी डायग्राम, जो भी आपके मन में आए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, क्योंकि वो ड्राइंग आपने विजुअलाइज करके बनाई है। ओके, sometimes even just making flashcards of various terms you need to remember can help cement information in your mind. Okay, फ्लैश कार्ड हम सब इसका मतलब जानते हैं, घर पे बहुत चिपका कर रखते हैं ना, I can do it, I will achieve it, these type of information that we often paste in our study or bedroom, ताकि हमें खुद को मोटिवेशन मिले। तो कुछ फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल हम कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन कहने का मतलब है दो अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। जैसे अभी शाम हो रहा है, सब लोग अपने राइट साइड देखिए, अंधेरा घिर आया है ना, घिर आया है। सवाल है क्यों घिर आया है?
अगर मैं आपसे एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर पूछूं तो आप मुझे बड़ी आसानी से बता देंगे, सर रोटेशन। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और इसी घूर्णन की वजह से, इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। तो अभी रात हो रही है, शाम हो रही है, क्यों? रोटेशन। यानी कि भारत जिस पृथ्वी के जिस हिस्से में भारत है वो हिस्सा अब सूर्य के बिल्कुल सामने नहीं है, ठीक है, अब वो उसके पिछले हिस्से में आ गया, इसलिए वहां पर अंधेरा छा गया। बस यही तो बात है। दो अलग अलग चीजों के बीच में जब हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, इसी को कोरिलेशन कहते हैं। ओके, एकदम से अलग अलग चीजें जिसका कोई तारतम्य नहीं है, उसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं और इससे मेमोरी स्ट्रांग बनती है। ठीक है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट जब आप थोड़े और बड़े होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखेंगे, मान लीजिए सीएस का या सीए का लिखेंगे, या फिर आगे यूपीएससी लिखेंगे, या फिर कोई भी आपका एग्जाम लिखेंगे, आपको लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन होता है कोरिलेशन, जिसमें हम दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ये हमें सीखना बड़ा जरूरी है। ठीक, और जब हम ये करने लगते हैं, जाहिर सी बात है, we become very like easy in terms of establishing relationship in two different variables. Okay, ये बातें सबको समझ में आ गई? Okay, अगली बात जो है वो तो खैर हम सब बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं। रीड आउट लाउड, जोर से पढ़ना। आप सबको 2 का टेबल याद है? 2 का टेबल कितने लोगों को याद है, जरा बताइए। कमेंट करके बताओ सर को, यस लिखो कमेंट में। अब बताइए 27 का टेबल कितने लोगों को याद है? अच्छा, 19 का टेबल कितने लोगों को याद है? मुझे 14 का टेबल याद है। हाँ, मुझे 14 तक याद है। 15, 16, 17 से मेरा भी नील बटे सन्नाटा है, मुझे याद नहीं है। राइट, क्या होता है ना, प्रैक्टिस छूट गई। 2 का टेबल सबको क्यों याद है? बड़ी सिंपल लॉजिक है। 2 का टेबल सबसे पहले याद कराया गया। अब 1 का टेबल तो याद कराया ही नहीं जाता था। 1 क्या है? 1 2 3 4 चले 10 तक हो गया। 2 का टेबल याद किए। जब हमने 3 का टेबल पढ़ा तो फिर से जब टीचर ने कहा अच्छा चलो टेबल पढ़कर सुनाओ, पहाड़ा पढ़ के सुनाओ, तो हमने स्टार्ट किया 2 के टेबल से। हम जब 10 तक का टेबल लर्न कर गए, याद कर गए, फिर जब टीचर ने कहा कि अच्छा टेबल सुनाओ, तो हमने कहां से शुरू किया? 2 के टेबल से। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा बार जिंदगी में हमने 2 का टेबल पढ़ा है। जाहिर से वो बहुत आसानी से हमें याद हो गया क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत छोटे हैं, वैल्यू बहुत कम है, तो हम भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। और अगर भूल भी जाएंगे तो इतनी बार हमने प्रैक्टिस किया है, तुरंत याद हो जाता है। ठीक, बचपन में हम सबको अपनी किताब पर उंगली रख करके पढ़ना सिखाया जाता था, बोल बोल कर पढ़ना सिखाया जाता था, ताकि हमें याद जल्दी हो। प्रोसेस क्या है, इस चीज को समझिए। और ये बस बेकार की बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। देखिए, यहां तक तो आप सब समझ चुके हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक प्रोसेस होता है 5 सेंस ऑर्गन्स की वजह से। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरे पास एक जो किताब है, मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन है, His surprised eyes were open, comrade EMS dash 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 and I'm reading this। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। जब मैं इसको उंगली से फोकस करके पढ़ रहा हूँ तो हो क्या रहा है? सबसे पहली बात कि मेरा विजन वो अटेंटिव है। ठीक है, इसका ध्यान बिल्कुल इस शब्द पर, इधर उधर डाइवर्जन नहीं हो रहा है ना। यानी कि मेरा ध्यान बिल्कुल इसी शब्द पर, इस वाक्य पर है। यानी कि मेरा विजन बिल्कुल अटेंटिव है। यहां तक क्लियर है? अब जब मैं बोल करके पढ़ रहा हूं तो पढ़ने के साथ मैं सुन भी तो रहा हूं, तो यहाँ पे दो सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। एक आंखें तो देख ही रही हैं, है ना, इसके अलावा कान सुन भी रहा है, और साथ ही आप उंगली के थ्रू कंसंट्रेशन भी रखे हुए हैं। यानी कि जब 3 लोग एक ही काम को कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से वो काम हो रहा है, इसीलिए चीजें जल्दी याद होती हैं। इसी को रोट लर्निंग कहा जाता है, या रट्टा मारकर पढ़ना कहा जाता है। मैं रोट लर्निंग के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं कि रट्टा मारकर किसी चीज को याद कर लिया जाए, लेकिन ये भी बात एक सच है कि किसी चीज को जोर जोर से बोलकर पढ़ने में
वो चीज जरा जल्दी याद होती है। क्यों? कारण आपको बताया मैंने, क्योंकि आंखें तो देख ही रही हैं, कान भी सुन रहा है, ठीक, और साथ में अटेंटिव होकर हम उंगली रख करके पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर? अगला जो पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा अटेंशन टू डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन। अब डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन तो सब्जेक्टिव है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसानी से चीजें भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट चीजें भी बड़ी आसान होती हैं। ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना। तरीका बस इतना सा है कि जहां पर हमें लगे कि कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक, कोई सब टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट है ना, हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। कैसे देंगे? स्ट्रैटेजी ये है, प्लानिंग ये है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। क्या होता है, एक जब एग्जाम में अनसीन पैसेजेस आते हैं, आता है ना, अपठित गद्यांश, जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ दिए रहते हैं और उसके आधार पर 10 या 15 या 20 मार्क्स के सवाल है, तो हम क्या पढ़ते, क्वेश्चन पेपर मिला, धड़ाधड़ 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 पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ करके जो कच्चा पक्का समझ में आया, तुरंत उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन देखने के बाद फिर से उसी सेक्शन में जाते हैं और ढूंढने लगते हैं ये वाला वर्ड कहाँ मिला था। राइट? समझिएगा, पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, नोट्स बनाने के कुछ तरीके होते हैं, एंड आपको अगर ये बेनिफिशियल लगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करें ना, एक बार पूरे चैप्टर को सीधे से पढ़ जाइए। समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी अच्छी बात, पढ़ लीजिए पूरा टॉपिक। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा, दैट्स फाइन, कीप इट अप। लास्ट तक जब आप पहुंच गए, उसके बाद फिर से आप पढ़ना शुरू करिए। इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपके सामने खाका बन गया, एक आउटलाइन तैयार हो गया। ठीक है, आउटलाइन तैयार हो गया कि हाँ ये कॉन्सेप्ट किस चीज के बारे में, ये टॉपिक किस चीज के बारे में। राइट? अब जब आप दोबारा पढ़ने बैठ गए उस टॉपिक को, तो कसम खा के बैठिए कि जब तक पहले वर्ड का मतलब नहीं पता चलेगा, दूसरे वर्ड में हम जंप नहीं करेंगे। यानी कि एक एक शब्द का मतलब, एक एक पैराग्राफ का मतलब, एक एक सब टॉपिक का मतलब जब तक डिकोड नहीं कर लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक? यहां काम आएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, यही है एक्स्ट्रा अटेंशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक थ्योरी पढ़ रहा हूँ, कोई XYZ थ्योरी है जिसमें का मुझे आधा हिस्सा समझ में नहीं आ रहा। अब ABCD समझ में आएगा नहीं तो PQRS कहां से समझ में आएगा? इसके लिए जरूरी है कि पहले ABCD को समझा जाए। ठीक? तो किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को डील करने के लिए सबसे जरूरी है चिल्ड्रन, सबसे पहले उसको रफली एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा पढ़िए और समझ समझ कर पढ़िए। ओके? जब आपने समझ कर पढ़ लिया है तो एक्सरसाइज में मत जाइए, अपना सवाल जनरेट करिए। यानी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप ये सोचिए कि अगर मैं एक एग्जामिनर होता तो मैं किस तरह के सवाल पूछता, इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से मैं कौन से सवाल क्रिएट कर सकता हूँ। 4-5 सवाल बना लीजिए और उन सवालों को हल कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कहीं ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। जब आप एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगेंगे ना और उसके हिसाब से आंसर देने लगेंगे, तो आपके मेमोरी का प्रोसेसिंग तो खैर वो तो आसानी से तेज होगा ही, कॉन्सेप्ट को समझने की जो एबिलिटी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ठीक है? तो डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग साइड से रास्ता बना करके चले जाएंगे लूप लाइन से, ये तो बहुत टफ है। नो, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट स्मूथ रोड्स नेवर मेक अ गुड ड्राइवर। है ना? जो रास्ता बहुत स्मूथ होता है उसमें कभी अच्छे ड्राइवर्स नहीं बनते। उसी तरह चैलेंजेस फ्री लाइफ नेवर मेक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। जिसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है वो आदमी कभी, वो पर्सन कभी स्ट्रॉन्ग बनेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी डिफिकल्टी आए सो कभी मत कहिए व्हाई मी, एक्सेप्ट करिए चैलेंज को और कहिए कि ट्राई मी। ओके, ये हमेशा याद रखिए। ठीक? इसके बाद लास्ट टिप जो है वो है गेट एडेक्वेट स्लीप। देखिए, 2-3 चीजें जो स्वस्थ आदमी की निशानी है, जो स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, उसमें से एक तो जरूर है कि खाना बढ़िया होना चाहिए। भाई, पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह है, खाना पीना नींद ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है?
एडिक्वेट स्लीप से मेरे कहने का मतलब क्या है? कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं चिल्ड्रन जिसमें ये देखा गया है कि एक व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेता है ना, तो उसके ब्रेन की फंक्शनिंग जरा कमजोर पड़ने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और मेमोरी का रिटेंशन भी बहुत कमजोर हो जाता है, यानी कि लोग कुछ भी कह रहे हैं समझ में कुछ नहीं आता। ठीक, इसीलिए ब्रेन ठीक से फंक्शन करे, मेमोरी ब्रेन से रिलेटेड है ना, ब्रेन ठीक से फंक्शन करे, इसलिए सही मात्रा में सोना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ओके, इसी के लिए मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अपना एक्टिविटी शेड्यूलिंग कर लो, यानी कि कब पढ़ना है वो आप शेड्यूल कर लें, कब सोना है वो आप शेड्यूल कर लें, कब खेलना है वो आप शेड्यूल कर लें, और शपथ ले लीजिए कि जिस समय आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो उस वक्त किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आप नहीं सोचेंगे। शपथ ले लीजिए कि जिस वक्त आप भोजन कर रहे हो उस वक्त आपका ध्यान केवल भोजन पर हो। ओके, उस समय नहीं सोचना है कि कल एग्जाम है, अब क्या होगा, हम तो नहीं पढ़े हैं, जा 3 चैप्टर बाकी है, उसको फोन किए थे वो नोट्स नहीं दिया। डोंट। ओके, खाना खा रहे हो सारा ध्यान खाने पर, सो रहे हो तो आराम से सो जाइए बेफिक्र होकर, क्योंकि ब्रेन तभी फंक्शन करेगा जब हमारा बेसिक बायोलॉजिकल सिस्टम ठीक से फंक्शन करेगा। ओके, सो last but not the least, keep in mind that adequate sleep is important. Okay, एक शब्द और, जादू की झपकी। यू नो व्हाट इज दिस जादू की झपकी? सब लोग जानते हो पावर नैप के बारे में। पावर नैप एक बहुत पॉपुलर वर्ड है बहुत सारे देशों में, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो या फिर जब आप एजुकेशन क्लासेस में हो और आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, थकान हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ, 10 मिनट में भी 15 मिनट, है ना। और जो प्रोग्रेसिव टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं क्लासरूम में सो जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि जब बहुत ज्यादा नींदिया हुआ कोई स्टूडेंट रहेगा तो आप कितना भी समझाएंगे उसे समझ में नहीं आएगा। कैसे आएगा? ब्रेन किसी चीज को समझेगा, प्रोसेस करेगा तभी ना, वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा याद रखिए अपने स्लीप को बहुत अच्छे से लें, नींद को अच्छे से लें। ठीक है, सो ये सारे 10 पॉइंट्स हमने इस बारे में बात की कि हम लोग मेमोरी को कैसे एनहांस करते हैं, और यहाँ ये प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ। अब आपके पास प्रश्न हैं तो आप एक एक करके मुझे पूछें। अल्ताफ सर, could you please coordinate this? Yes, I will coordinate. चलो, किसी के मन में कोई सवाल हो तो go ahead and ask Sunil sir whatever are your problems. मैं सुनील सर को यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ। रजत का, अल्ताफ सर, रजत का जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं रिफ्लेक्शन है दरअसल। रजत, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और ये बहुत लोगों के साथ होता है। ठीक है, क्या है कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाइट स्टडी अच्छी लगती है, रात में पढ़ना उनको ज्यादा सुकून देता है कि हाँ ठीक है, रात में शांति रहती है, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, तो आराम से पढ़ लिया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग पढ़ने में बिलीव करते हैं कि सुबह सुबह पढ़ लेंगे तो ज्यादा जागृत अवस्था में तुरंत चीजें याद होंगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लता मंगेशकर के गाने या मोहम्मद रफी साहब के गाने या किशोर कुमार या मुकेश जी के गाने सुनते सुनते या आजकल अरिजीत सिंह के गाने सुनते सुनते पढ़ने का मन होता है। ठीक है, ये सब ठीक है। क्या होता है ना, पढ़ना एक निहायत ही पर्सनल चीज होती है। आपके टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। ओके, वी कैन टेल यू दैट ओके, this way we can approach to this topic, but we can never teach you the topic. पढ़ना आपको खुद है, समझना आपको खुद है, और वो डिपेंड करेगा आप उसको किस प्रकार सीखना चाहते हो। आप हनी सिंह के गाने बजा के सीखना चाहते हो, दैट्स योर स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हो कि दोपहर की भीड़ भाड़ में पढ़े, दैट्स योर स्ट्रेटजी। ओके, लेकिन ये प्लानिंग आपकी खुद होती है। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप पढ़िए। बहुत वर्ष पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका पोमेरेडो लर्निंग बोलते हैं। पोमेरेडो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टमाटर। ओके, स्पेनिश में टमाटर का मतलब होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें और उसके आधार पर बताया गया था कि ठीक है, अगर
पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत कॉमन सा ये प्रॉब्लम है ना, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद दिस कि पढ़ने में मन लगाएं कैसे। क्रिकेट देखते हैं सब लोग? लड़कियां नहीं देखती। यस सर। कम ही देखती। नहीं सर। अच्छा ठीक। क्रिकेट में एक शब्द होता है स्पेल। स्पेल क्या होता है समझिए, एक जो बॉलर होता है ना, सपोज करिए कि एक 50-50 का मैच चल रहा है, ठीक है, 50 ओवरों का मैच चल रहा है, तो बॉलर्स को एक स्पेल दिया जाता है कि हाँ कंटिन्यूअसली आप एक ओवर के बाद दूसरा ओवर कोई और करेगा, तीसरा ओवर आप करेंगे, चौथा कोई और करेगा, पांचवा आप करोगे, और 4-5 ओवर्स के स्पेल दिए जाते हैं। स्पेल मतलब एक निर्धारित समय सीमा, ठीक। अगर कंटिन्यूअसली पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है तो अपने पढ़ाई के वक्त को के स्पेल को आप निर्धारित कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेल स्टडी में क्या होता है कि आप आधे घंटे से पढ़ना शुरू करें, किताब लेकर आप बैठ गए, ठीक, या नोट कॉपी लेकर आप बैठ गए, और अपने आप को ये वचन दीजिए कि आधे घंटे से पहले मैं नहीं उठने वाला, ठीक। और जब भी मन डाइवर्ट तो कोशिश करें कि हम फोकस करें सिर्फ आधे घंटे के लिए। ओके, कोशिश करना है क्योंकि फाइन आधे घंटे के बाद तो उठ ही जाना है ना, तो सिर्फ आधे घंटे तक फोकस रहना है। आधे घंटे तक पढ़ लिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ओके, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, जो करना है करिए, खाना है खाइए, कॉफी पीना है कॉफी पीजिए, नाचने का मन कर रहा है नाच लीजिए, गाने का मन कर रहा है गा लीजिए, नहाने का मन कर रहा है नहा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, घूमने का मन कर रहा है घूम लीजिए, जो करना है कर लीजिए। 10 मिनट, वापस 10 मिनट के बाद फिर बैठिए सिर्फ आधे घंटे तक। ओके, आधे घंटे फिर वही वचन अपने से दोहराना है कि आधे घंटे से पहले नहीं उठना है। ओके, ऐसा आप लगातार 5-6 दिन करिए, चलिए 1 हफ्ता करिए, आधा घंटा फिर 10 मिनट, आधा घंटा फिर 10 मिनट, आधा घंटा फिर 10 मिनट, ठीक। इसके बाद स्टडी आवर को इम्प्रूव करिए और रेस्ट टाइम को थोड़ा सा कम करिए, यानी कि पहले 30 मिनट जो बैठ रहे थे अब 40 मिनट बैठिए, ठीक, और रेस्ट टाइम 5 मिनट कर लीजिए। धीरे धीरे क्या होता है ना, जब बैठने की प्रॉब्लम होती है ना कि बैठने का ही नहीं मन करता है पढ़ाई में, वो चीज धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। उसके बाद आप कंटिन्यूअसली, एक वक्त आएगा 1 महीना के अंदर ही आ जाएगा कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं और आपको उठने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन वही बातें ध्यान रखिए, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को दूर रखिएगा। ओके, बस इसको स्पेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये बहुत काम आता है उन बच्चों को जिनका मन भटकता रहता है। ओके, अगला सवाल है, हम अकेले में क्यों गुनगुनाना चाहते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, गुनगुनाते हैं, क्या गुनगुनाते हैं, गाना गुनगुनाते हैं ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप एक बॉर्न सिंगर हैं, गुड, कीप इट अप, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि काम करते समय थोड़ा गाना वाना बजता रहे, या हम गाना वाना नहीं बजे तो हम खुद गाने लगे, इससे ना काम करने में मजा आने लगता है, हम बोर नहीं होते। तो दैट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू डू इट। ओके, आर रिद्धि जैन, मैंने आप ये जो स्पेल स्टडी के बारे में कहा था, हम अपना माइंड एक जगह कैसे फोकस करें, वो जो एग्जांपल मैंने टॉर्च वाला दिया था आपको, है ना, वो हम सबको समझने की जरूरत है कि मान लीजिए आपका गोल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ओके, और आपके पास एक टॉर्च है, ये प्रकाश यहीं तक फेंक सकता है, ठीक, इसके आगे रोशनी जा नहीं रही, तो यहाँ तक रोशनी जाने के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी टॉर्च की। इंटेंसिटी बढ़ा पाएंगे तभी तो रोशनी ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचेगी ना, रोशनी ऐसे ट्रैवल करेगी बाय द वे, ठीक, ऐसे ट्रैवल करेगी, इसके लिए इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मेडिटेशन कर लीजिए। मेरा मानना है कि मेडिटेशन मन को शांत करने के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है, ठीक है, ये एक बात है। प्लस अपने एम्बिशन पर फोकस करिए, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड। सेल्फ क्या है पता है? सेल्फ अंग्रेजी का एक शब्द, स्वयं कहते हैं उर्दू। हमारा अपने बारे में जो, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना? प्लीज लेट मी बी क्लियर। ओके, सेल्फ हमारा अपने बारे में जो टोटलिटी ऑफ आइडिया होता है, हमारे अपने खूबियों के बारे में, हमारे अपने खामियों के बारे में, हमारे पोटेंशियल्स के बारे में, हमारी कमियों के बारे में, तो सिर्फ हम जानते हैं ना।
कि हम में क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयां हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक जिसको कहते हैं आइडियल सेल्फ, दूसरा जिसको कहते हैं रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है जो हम बनना चाहते हैं, जो हम दिखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि दुनिया हमें इस रूप में देखे। और रियल सेल्फ जो हम वास्तव में होते हैं अपने तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, ठीक है। इट्स लाइक आइडियल सेल्फ हो गया व्हाट्सएप डीपी या इंस्टाग्राम फोटो फिल्टर वाला, ठीक है, और रियल सेल्फ हो गया हमारा आधार कार्ड फोटो, राइट, जिसमें कोई फिल्टर नहीं। यस सर। बात समझ में आई? अब समझिए, जिंदगी सुकून जब व्हाट्सएप डीपी इतना ज्यादा फिल्टर्ड नहीं है कि उसमें हमारा असली चेहरा न दिखे, ठीक है, और ना ही फोटो इतना खराब है कि उसको देख के लगे कि कहां से चलकर उठे आ रहे हैं, राइट। दैट मींस आप लोग कॉन्ग्रुएंस पढ़े, संगतता पढ़े होंगे। आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ जब संगत होता है, मान लीजिए ये आइडियल सेल्फ है और ये रियल सेल्फ है, ये दोनों जब तक एक नहीं होगा तब तक तकलीफें रहती हैं। यानी कि हम जैसा हैं वैसा ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फोकस करने के लिए ये सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, अपने ओरिजिनल को, अपने रियल सेल्फ करें कि हाँ ठीक है ये कमी है तो है, आई विल इम्प्रूव इट, दैट्स इट। ओके, question है शमीमा का, how to increase our concentration power because sometimes we are disturbed but reading is compulsory. Yes Shamima, I totally agree with your statement that reading is compulsory, because in my statement only I answered this, that whatever you wish we have to study because we are in the field of academia, right? And all those strategies that I have mentioned in my PowerPoint presentation today in the session, those are related with enhancing the concentration only, right? So you firstly you'll have to understand your ambition, what exactly you wish to do. For example, understand this is the aspiration level, okay, this is the aspiration level at this side. Suppose you want to crack CA or CS or UPSC or any good examination, whatever you have thought of, okay, and this is your performance. Now what will happen if your performance level doesn't match with the aspiration level? What is going to happen? Keep in mind children, there is no udan khatola in real life. जिंदगी में चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ अपनी मेहनत से होता है, ओके। तो ये आपका ख्वाब है, आपका एस्पिरेशन है, ये आपका परफॉर्मेंस लेवल है। तो ऐसे कोई चिराग आपको मिलेगा, आप उसको रगड़ोगे और अचानक से एक जीनी प्रकट होगा, हेलो अलादीन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और तुम बोलोगे कि हे जीनी मुझे मेरे एम्बिशन तक पहुंचा दो। ऐसा नहीं होने वाला, ओके, इट डज नॉट हैपन विद एनीवन। कोई ऑप्शन है या तो अपने एस्पिरेशन को घटा लो या लेवल को अपने सपनों के प्रति अगर आप ईमानदार हैं बच्चे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अपने एम्बिशन तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में कुछ याद नहीं होता है, ये कोमल ये आपका प्रश्न है? सर आई हैव ए क्वेश्चन। यस सर। रात में कुछ याद नहीं होता है, आपको ऐसा फील होता है क्या? यस सर। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया कि सबका पढ़ने का तरीका ना और टाइमिंग अपना अपना अलग अलग जैसा होता है। किसी को सुबह पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको महसूस होता है कि रात में आपको कुछ याद नहीं होता है, फिर भी अगर आपको समय मिलता है तो आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, ठीक, और जल्दी सो जाइए। सुबह थोड़ा सा पहले उठकर जो आपने रीडिंग किया था उसको पढ़ना शुरू करिए। मुझे लगता है कि इससे फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है, इससे चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। ओके सुनील सर, सुनील सर, हेलो। यस सर, यस सर, आई एम लिसनिंग। Yeah, actually the session is about to end, so
आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अगर सेशन को कंटिन्यू करना है आप लोगों को और सवाल पूछने हैं सुनील सर से, तो Yes, sir. हम लोग रीस्टार्ट करेंगे सेशन. यू राइट इन द कमेंट यस. कितने लोग Yes, sir. हैं जो दोबारा सेशन में ज्वाइन होने की ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं? यू राइट डाउन यस, आई विल स्टार्ट द सेशन अगेन बिकॉज ओनली 1 minute and 20 seconds are left, so सर it will be very आपका difficult. आवाज नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा, नेटवर्क में रहो. एंड ऑल ऑफ यू अपने क्वेश्चन को आप कट कॉपी करके रखो, जब नेक्स्ट सेशन में हम आ रहे हैं तो उसको पेस्ट कर देना क्वेश्चन को, जिन सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ. ओके, कॉपी करके रख लो. अपने क्वेश्चन को कट कॉपी करके रखो, नेक्स्ट सेशन में तो पेस्ट कर देना. ठीक है, अब एक बात जो समझें, अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट लगातार आप ज्यादा देर तक पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक बड़ा बोरिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप स्पेल स्टडी करिए उसके बाद. ठीक है, कोशिश करिए एक हफ्ते तक आप आधे आधे घंटे का स्पेल बनाइए, बीच में 10 मिनट का ब्रेक रखिए, एक हफ्ते तक फॉलो करिए. आप 4 बार आधे आधे घंटे पढ़े, यानी कि टोटल 2 घंटे आपने पढ़ाई की, 40 मिनट आपने रेस्ट किया उस पूरे प्रोसेस के दौरान. अगर ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो फिर ठीक है, एक सब्जेक्ट को लंबा पढ़ने वाला स्ट्रेटजी फॉलो करिए. अदरवाइज आधा घंटा ये पढ़े, फिर आधा घंटा वो पढ़े. एंड उसके लिए चूंकि आप सब अल्ताफ सर, ये सारे बच्चे +2 के हैं या फिर ग्रेजुएशन के? ग्रेजुएशन के हैं, फर्स्ट ईयर, एंड कुछ बच्चे सेकंड ईयर के भी हैं, डिग्री फर्स्ट ईयर. एंड 90% बच्चे, 95% बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर. क्या कोई लैंग्वेज पेपर भी है बच्चों का? लैंग्वेज थोड़ा सा है प्रॉब्लम एक्चुअली. इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में आती है, लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. सो इट वुड बी माय रिक्वेस्ट दैट यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन हिंदी मोस्टली. ठीक है, तो देखिए मैंने अभी जो बताया, एक हफ्ते तक आप स्पेल स्ट्रेटजी फॉलो करके देखिए. ठीक है, वही आधे घंटे पढ़ना, 10 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे पढ़ना, 10 मिनट का ब्रेक, ऐसा 4 बार आधे घंटे का स्पेल लीजिए. अगर ये सक्सेसफुल होता है हफ्ते 10 दिन तक, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करिए. अदरवाइज क्या करिए, क्योंकि समय तो बेशकीमती है ना, जैसे कि अभी 7:22 जो अभी थोड़ी सेकंड्स पहले खत्म हो गया, ये दोबारा नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, आपके लाइफ टाइम में, मेरे लाइफ टाइम में, हमारे लाइफ टाइम में. तो समय बहुत कीमती है, राइट. हमें क्या करना है, जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बहुत सैचुरेटेड फील करने लगे, सैचुरेटेड का मतलब समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल, दोपहर में आप स्कूल से या कॉलेज से आए, ठीक है, या काम से लौटे या फिर कहीं से भी आए, बहुत घनघोर प्यास लगी है, घर में एक गिलास पानी पिए, तो पानी पीने का जो आनंद है ना, पहले घूंट जब गले से नीचे उतरता है, आहा, मन तृप्त हो जाता है. एक ग्लास बढ़िया से पी लिए, ठीक, दूसरा ग्लास उठाए, उसको पिए. क्या पहले ग्लास की पहले बूंद वाला मजा दूसरे ग्लास के पहले बूंद में है? नहीं. 2 ग्लास पानी पी लिए, प्यास बहुत लगी थी, तीसरा ग्लास हाथ लगाए, मजा आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब उतनी जरूरत नहीं रही. इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी भी है, इस पर आप पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे, डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. थैंक यू सर. योगिता ह्रास का नियम हिंदी में. हाँ, यस, थैंक यू सो मच. तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के साथ भी वैसा ही होता है कि इसके ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में. ठीक है, सैचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद कोई नया इंफॉर्मेशन दिमाग में आता ही नहीं है. ओके, तब मास्टर साहब जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सब रसखान के और कबीरदास के कठिन कठिन दोहे की तरह दिमाग से ऊपर जा रहे हैं, नेटवर्क छूट जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है. ऐसी अवस्था में न पढ़ना ही सबसे बढ़िया उपाय है. ठीक है, उस वक्त वो काम करिए जिसमें आपको मजा आता है. डांस करिए, नाचिए, खाना बनाइए, घर का काम कर लीजिए, कपड़े धो लीजिए, राइट, घूम आइए, दोस्त से बात कर लीजिए, खाना खा लीजिए, नहा लीजिए, या फिर कोई कहानी पढ़ लीजिए. और इसीलिए मैंने लैंग्वेज पेपर के बारे में पूछा था कि अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो उसको उठा करके पढ़ना शुरू करिए. इससे
आपको पढ़ने का मजा भी आया और साथ में आपका समय बर्बाद भी नहीं हुआ। ठीक है, तो रजत, इसको आप पर्सनलाइज करके देखिए, स्पेल स्ट्रेटेजी में करके देखिए, आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है विशाल सोनी का। आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी की दुनिया में एक मुहावरा है ना कि बिल्कुल हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। ऐसे ही एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था माइंड का, जिसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की चर्चा हुई थी। देखिए, उनका कहना था कि हमारा जो मन होता है, मन और ब्रेन दो अलग अलग चीजें हैं। मन आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। यू कैन नॉट, आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम्हारा मन देखा है, वट्स नॉट पॉसिबल। मन एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इसको मेरे मन में क्या है वो केवल मैं फील कर सकता हूँ। ठीक है, आप नहीं फील कर सकते। आपके मन में क्या है वो मैं फील नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ओके, तो डॉक्टर फ्रॉइड ने कहा कि इस मन के 3 पहलू होते हैं, एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस, तीसरा अनकॉन्शियस। यानी कि कॉन्शियस सचेतन, जागी हुई अवस्था में, है ना, जिस चीज की चेतना हमें होती है, जिस मन में हम सारा कुछ इंफॉर्मेशन समझते हैं, स्टोर करते हैं, उसको कॉन्शियस बोलते हैं। ठीक है, सब कॉन्शियस बोलते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या हम उससे मिले थे, पता नहीं क्या नाम याद आ रहा था, और अचानक से 2 घंटे बाद नाम याद आ जाता है। या फिर कोई एक लेक्चर आप अटेंड कर रहे थे, उसमें कुछ मजेदार बात थी, तुरंत याद नहीं आ रहा। अक्सर हम कहते हैं ना, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है। एक्चुअली पेट में तो बस खाना होता है, पेट में तो इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमारा दिमाग में इंफॉर्मेशन होता है, राइट। लेकिन वो जिह्वा पे नहीं आ पाती है ना, टंग पे नहीं आ पाता, राइट। वो चीजें होती हैं प्री कॉन्शियस में या सब कॉन्शियस में, यानी थोड़ा एफर्ट डालने पर वो चीजें याद आ जाती हैं। अनकॉन्शियस की चीजें हमें बिल्कुल भी याद नहीं होती, राइट। तो यही 3 डिवीजन है मन का अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। एक मजेदार बात बताऊं विशाल, फ्रॉइड ने कहा कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस कैसा होता है, जैसे समंदर में कोई बर्फ का बड़ा चट्टान हो ना, तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा पानी की सतह के ऊपर दिखता है, वो होता है कॉन्शियस माइंड। उसके 9 गुना ज्यादा पानी की सतह के नीचे बड़ा सा विशाल आकृति होती है, वो होता है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि मैं अपने मन के बारे में जो जानता हूँ, आप अपने मन के बारे में जितना जानते हो वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो। आप सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, हम में से कोई नहीं जानता। वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और जो जिसको साइकोलॉजिस्ट इस मामले में ट्रेंड होते हैं उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मिनट का ब्रेक इंक्रीज हो जाता है कोमल, इसमें तो आपको कंट्रोल करने की है ना। ये कई बार होता है कि कुछ, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए YouTube पर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज है ना, लाइक एक यूट्यूबर का नाम आप सबने सुना होगा, बीबी की वाइन्स, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा सिंगर हुआ करता था। 5-6 साल पहले उन्होंने पहली वीडियो बनाई एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर, एंड नाउ बीबी की वाइन्स बहुत पॉपुलर है। ठीक है, टॉक अबाउट आशीष चलानी, टॉक अबाउट टेक्निकल गुरुजी, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फेमस ऑन यूट्यूब। तो हम एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन में आता है अच्छा फाइन, रिकमेंडेड लिस्ट आने लगता है, और करते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, आठवां, 1.5 घंटे बाद रियलाइज होता है अच्छा हम ये क्या देख रहे हैं, नींबू में लौंग घुसाओ और अपना भाग्य बदलो, राइट। ये YouTube का एल्गोरिथम ऐसा होता है ना बच्चों, कि ये हमारे हैबिट्स और हमारे इंटरेस्ट के आधार पर हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, और हम इस माया जाल को समझ नहीं पाते और हम इन्फ्लुएंस होकर समय बर्बाद करते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि 10 मिनट का जो ब्रेक लिया है आपने खुद को रिलैक्स करने के लिए लिया है, तो बस वो रिलैक्स ही करें और कुछ न करें। ठीक है कोमल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन में क्या बेनिफिट है? बहुत ज्यादा। मैं तो अपने सारे बच्चों को बोलता हूँ जीडी जरूर क्या करो। जीडी करने से 2-3 चीजें इंप्रूव होगी। पहला है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब
अपने विचारों को, इच्छाओं को, भावनाओं को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा है ना। ये स्किल डेवलप कब होगा? जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलोगे, बार बार बोलोगे, हर बार बोलोगे। ग्रुप डिस्कशन का पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट है लॉजिकल रीजनिंग। आप ऐसे 25 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने कुछ एक ऐसी बात बोले जिसका कोई मतलब नहीं, कोई एक नॉनसेंस बात बोले, लोग आपको सीरियसली लेंगे क्या? नहीं लेंगे। पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, राइट? तो जीडी में ये बात हमें ध्यान रखनी होती है कि हम जो कुछ भी बोले उस बात में वजन होना चाहिए। वजन होना चाहिए मतलब आवाज में वजन नहीं, कंटेंट में वजन होना चाहिए। आप जो बोले वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है? तो दूसरा बेनिफिट है कि आपका लॉजिकल एबिलिटी बढ़ाता है। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाता है, ठीक है? कि हाँ, यू हैव द एबिलिटी टू एड्रेस अ क्राउड। 25 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने बोलने की काबिलियत है आप में, जो कि एक बहुत बड़ा गुण है। ओके, अंजलि had asked a question, how many minimum hour need to sleep in student life? तो मुझे लगता है, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, कि कम से कम 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रात में 4 घंटे सो लिए और दिन में 3 घंटे, या रात में 6 घंटे और दिन में 1 घंटा। नहीं, नींद का मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलता है जब वो कंटिन्यूअस स्लीप हो, ठीक है? तो रात में आप जब आराम करने जाते हो उसको कंटिन्यूअसली 7 घंटे का बनाओ, वो बड़ा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है, हमें कोई क्वेश्चन का आंसर पता रहता है फिर भी डर कर उसका आंसर नहीं बता पाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल है निशा प्रिया का। निशा, सबसे पहले एक बात समझें कि दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न बना ही नहीं जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके। मैथ्स का एक सवाल उठाइए, एक सेंटेंस में कुछ न्यूमरल्स में एक सवाल रहता है, विच इज द कोडिंग, जो कि कोडिंग है। सॉल्यूशन मतलब क्या? उसको डिकोड करना, यानी कि हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छिपा हुआ होता है, ठीक है? और यदि आपको उस सवाल का जवाब पता है तो अटेम्प्ट लीजिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यही सोचिए ना, क्या होगा? डांट सुन जाएंगे, टीचर्स डांट देंगे कि जाओ तुमको कुछ नहीं पता, ये कैसा आंसर हुआ? सुन लेंगे, इसमें क्या है? लेकिन इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, हमें रुकना नहीं, ठीक है? तो जब भी आपको लगे कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता है, आप अटेम्प्ट लीजिए। ये निर्भीक होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला जो हायर स्टडीज है ना, उसमें इन्हीं मूल्यों की परीक्षा होगी कि आप इनिशिएशन कितना लेते हैं, कि आप लीडरशिप आपके अंदर कितना है, ठीक है? तो अटेम्प्ट लिया करिए। ओके निशा, आई होप दैट यू विल डू इट। अगला प्रश्न है, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है सर, क्या करें विवेक बाबू? बहुत लोगों की कहानी है ये। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है विवेक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। मैंने कई बच्चों से बात की है, क्या ही बोलो, कई बच्चों से, आई ऑल्सो यूज्ड टू डू इट, कि टाइम टेबल बड़ा सा रूम में लगा दिया कि हाँ सुबह 5 बजे उठना है, आधा घंटा योगा करना है, उसके बाद ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। 3 दिन तक खूब मन लगा कर किए, चौथे दिन सोने दो ना, अभी तो सुबह ही नहीं हुआ है, राइट? इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, यू आर नॉट अलोन, राइट? लेकिन धीरे धीरे खुद को ढालना पड़ता है ना विवेक? धीरे धीरे खुद को ढालना पड़ता है। मैंने आपको एक बात बोली ना कि अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार होंगे तो आप कर लेंगे। वो जज्बा कहाँ से पैदा होता है? एक नहीं याद आ रही है मुझे, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आपने? मैं सुनाता हूँ। एक रेलवे एम्प्लॉय थी, यूपी की रहने वाली, अंबेडकर नगर की, ठीक है? रात में वो ट्रेन से सफर कर रही थी। रात में क्या हुआ, कुछ गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य से उनके दोनों पैर जांघों से कट गए, ठीक है? रात भर वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही, मक्खियां, कीड़े मकोड़े चाटते रहे उनके बदन पर पड़े रक्त को। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उनको अस्पताल पहुंचाया गया। ओके, कई दिन तक वो बेहोशी की हालत में रही, और जब बहुत दिनों बाद, जान तो बच गई, लेकिन बहुत दिनों बाद जब उनको होश आया तो दोनों पैर कटने के बाद एक लड़की होश में आ रही है। उनसे पूछा गया कि तुम क्या करना है अब तुमको लाइफ में? जानते हो उसने क्या सवाल का जवाब दिया?
आई वॉन्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती हूँ। 8,848 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। कई दिन महीने लगते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। कई प्रोफेशनल्स कोशिश करते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं। उस लड़की ने ये कहा था। उनसे मिलने जानते हो कौन आया फिर? बछेंद्री पॉल। बछेंद्री पॉल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वो आई उनसे, अरुणिमा सिन्हा से मिलने, और उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, बस इतिहास में अब वो तारीख दर्ज होना बाकी है। और तुमको जानकर हैरानी होगी बच्चों, वो लड़की ठीक हुई, प्रोस्थेटिक लेग्स लगाए गए और उन्हीं प्रोस्थेटिक लेग्स के सहारे वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी। और केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के हर महादेश का जो सबसे ऊंचा चोटी है, हर उस चोटी पर अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ाई की है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव हुआ? बिकॉज उसने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए उसने सब कुछ झोंक दिया। ओके, फिर हम सब तो बहुत छोटी बातें कर रहे हैं, बात समझ में आई? तो जब तक मन में बिलीफ नहीं होता है ना, मन में अपने विश्वास का एहसास नहीं होता है ना, तब तक चीजें मुश्किल लगती हैं, राइट? डॉक्टर कलाम ने कहा था ना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, हम सब के बहुत प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमें सोने न दें। ठीक है, ये होता है अपने सपनों के प्रति ईमानदारी। तो टाइम टेबल विवेक अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा डेडिकेशन और चाहिए, है ना? शमीमा आप पूछना चाहती हैं हाउ टू इम्प्रूव आवर कॉन्फिडेंस लेवल, राइट? ओके, कॉन्फिडेंस क्या है? यू नो दैट ये हर कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी होती है। कॉन्फिडेंस सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये कैसे डेवलप होगा? तो ये मुझे लगता है डेवलप होता है नॉलेज से। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है या किसी टॉपिक का ज्ञान है, आपसे XYZ कोई भी सवाल पूछा जाए तो मन में एक बिलीफ रहता है दैट हाँ आई विल आंसर इट। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे हुआ? वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ नॉलेज से। ठीक है, इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िए, जो पसंद है वो पढ़िए। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस का संचार करेगा ही करेगा, और उसको कम्युनिकेट करिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल का जवाब मैंने दिया था ग्रुप डिस्कशन के बारे में। 3-4 दोस्तों या 6-7 दोस्तों या 10-15 दोस्तों का एक समूह बना लीजिए, एक टॉपिक उठाइए और हर हफ्ते 2 या 3 ग्रुप डिस्कशन कर डालिए, और ये उन 10 लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे इंक्रीज हो। ओके, नेक्स्ट है निखिल का सवाल है, सर माइंड को पावरफुल करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या माइंड का कोई भी एक्सरसाइज है तो प्लीज सर। ओके, देखिए माइंड को पावरफुल करने के लिए, माइंड यहाँ मुझे लगता है आप ब्रेन पूछना चाहते हैं, क्योंकि माइंड तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको पावरफुल नहीं किया जा सकता, ब्रेन को किया जा सकता है, मेंटल प्रोसेस को किया जा सकता है। इसके लिए क्या खाना चाहिए तो मैं कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सब भारतीय घरों में जो नॉर्मल खाना बनता है ना, दाल भात चोखा हुआ, रोटी सब्जी हुई, है ना, और ये हरी सब्जियां, सब नॉर्मल खाना यही सब होता है हम सब के घरों में। इसमें जितने पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर के लिए परफेक्ट होते हैं, आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रही बात कुछ एक्सरसाइजेस की, तो मेडिटेशन मैं सबको करने की सलाह देता हूँ। नहीं भी टाइम मिले तो 15 मिनट निकालिए, कुछ मत करिए, चुपचाप बैठे रहिए। ठीक, उस समय कोशिश करिए कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में कुछ भी न सोचें, आप जस्ट कंसंट्रेट करिए अपने आप पर, बस वही है। और स्पेसिफिकली खाने पीने के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको बटर चिकन खाना बहुत पसंद है, जरूर खाइए। आपको लिट्टी चोखा खाने में मजा आता है, जरूर खाइए। आपको खिचड़ी खाने में मजा आता है, जरूर खाइए। जो खाना है खाइए। खाना पीना बहुत ही पर्सनल चीज है, उसका ब्रेन से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। हेल्दी हम सब खाते हैं जो हमारे घरों में बनता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन का आंसर पता रहता तो दूसरों को डिफाइन क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ कृति, इस सवाल का जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया है कि आप इसका कंसिक्वेंस सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कि लोग क्या सोचेंगे। एक कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
राइट? तो कंसिक्वेंस के बारे में आप सोचिए ही मत, क्या होगा, कुछ मजाक उड़ा देंगे। अरे भाई, दूसरा अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आप उसको सीरियसली मत लीजिए ना, मत लीजिए। ये बोल्डनेस जब तक नहीं आएगा ना, ये बोल्डनेस बहुत जरूरी है, खास तौर पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पब्लिक लाइफ में बहुत अच्छे से डील करना है, राइट? तो कंसिक्वेंसेस के बारे में यही सोचिए कि मैक्सिमम क्या होगा और वो हमको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे हम पर, हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि कुछ खास प्रभाव पड़ नहीं रहा है, ठीक है? बस डिफाइन करिए, एकदम करिए। ज्योति का प्रश्न है, मेमोरी पावर बहुत वीक है, मैं कुछ भी याद करूं तो कल तक भूल जाती हूँ। ज्योति, आपका नाम क्या है? आप अनम्यूट करिए। आई होप ज्योति इज देयर इन द क्लास। अगर आपको अपना नाम याद है और अपने पेरेंट्स का नाम याद है तो मेमोरी पावर वीक नहीं है आपकी, राइट? क्या है कि याद हमें, ज्योति बोलेगी सुनील सर। म्यूट किया हुआ था मैंने, और देखिए क्यों म्यूट किया हुआ। मतलब वीक है, मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं तो एक दिन से ज्यादा याद ही नहीं रह पाता। वीडियो ऑन करो ना बच्चे, वीडियो ऑन करो। बोलो सर, रात को याद करके यही दिक्कत है। तुम अभी यहाँ पे चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती हो, क्यों? सर, सुबह याद करेंगे तो शाम को भूल जाएंगे, बहुत बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम। स्टडी मतलब याद बहुत करते हैं, मतलब स्कूल टाइम से ही, मतलब दूसरों से ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब किसी चीज को याद करने के लिए बहुत याद करते हैं, लेकिन सुबह तक वो भूल ही जाएंगे। एग्जाम टाइम में जाएंगे तो मतलब भूल ही जाएंगे, निश्चित है वो। Sunil sir, this girl need your special attention, you know. This is, she is suffering from the issue. I think you should unmute yourself. Sunil sir, you are mute. You are mute. Please unmute yourself. Yes. yes. Am I audible now? Yes, audible. Okay. So the first thing, इसके नाम में ही ज्योति हो, उसे किसी और से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है ज्योति, आप इस बात को, यस सुनील सर, गो अहेड। राइट, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस। ओके, फाइन। हाँ, तो ज्योति, मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि एलाबोरेटेड रिहर्सल्स की बात जो हमने की थी आज के स्ट्रेटजीज में, है ना, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़े, ठीक है, आप क्वांटिटी में नहीं चाहिए ज्यादा, यानी कि एक काम अगर आप 100 बार करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिएगा, एक काम अगर आप 100 बार करते हैं और आप 100 काम एक बार करते हैं, तो कौन सा काम आप ज्यादा अच्छे से सीखिएगा, पहला या दूसरा? इशारों से बताइए, पहला या दूसरा? पहला, ठीक है। इस चीज को सीखना बड़ा जरूरी है। आप क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मे बी आप एक कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो, एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद तुरंत दूसरे चैप्टर में आ रहे, फिर तीसरे चैप्टर में, ठीक है, ये हो सकता है, ये हम सबके साथ होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि आप क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एक टॉपिक को बड़े डिटेल्ड वे में पढ़ पाएंगे। ओके, और जितने निमोनिक स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई, साथ ही एलाबोरेटेड रिहर्सल जो आज हमने डिस्कस किया है, इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और मुझे लगता है ये इशू से आपको राहत जरूर मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न मैं देखने की कोशिश करता हूं, तब तक मैं अगले प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। ऋषिकेश जी का प्रश्न है। ओके, तो ऋषिकेश, ऐसा है कि आपकी बात मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, है ना। आप टाइम डिवाइड कर लीजिए। आप टाइम एक्टिविटी शेड्यूलिंग अगर आप कर लेंगे ना, तो आपके रूटीन में बड़ा फायदा होगा। इससे आप अपने ग्रेजुएशन पर भी फोकस कर पाएंगे और साथ ही एसएससी की भी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली पढ़ाई का एक दो जो बहुत जरूरत मुझे लगता है सबसे जरूरी जो फायदे हैं, वो पहला तो ये है हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारा चरित्र डेवलप होता है, और दूसरा हमारी एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप होती है, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप होती है। और वो दोनों काम आप एक साथ करना चाहते हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक्टिविटी शेड्यूलिंग कर लीजिए, टाइम टेबल कुछ ऐसा बना लीजिए कि आप बढ़िया से ग्रेजुएशन पर भी फोकस कर पाएं
और एसएससी पर भी ध्यान दे पाए। आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। आप अपनी प्रायोरिटी डिफाइन कर लीजिए कि क्या आपको, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। अगर हाँ तो फिर अपना ज्यादातर ध्यान इस पर दीजिए, अगर नहीं तो एसएससी पर ध्यान दीजिए। कॉमर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप सर्विस में भी रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल मैं देखने की कोशिश करता हूं। मेडिटेशन करने से मेमोरी पावर सही हो जाएगा? राधा, ऐसा कहना साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा। मेडिटेशन करने से मेडिटेशन पावर सही हो जाएगा ऐसा कहना बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। हाँ, मन, देखिए मेमोरी स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, जितने सारे ट्रिक्स और टिप्स मैंने आज आपको बताए वो सब चीजें तो है। मेमोरी बनती कैसे है, अगर आपने ध्यान दिया होगा जब हमने शुरुआत में बात की इनकोडिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग और डिकोडिंग की जब बात की थी, तो उस वक्त एक चीज पर बहुत ध्यान दिया था कि वो इंफॉर्मेशन जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं या जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है वो हमें बहुत देर तक याद रहती है। राइट? मेडिटेशन करने से एटलीस्ट मन शांत होता है, जिससे चीजों को, नए इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने की एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो हाँ, मेडिटेशन किया करिए, इससे कुछ बेनिफिट है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगा तो नहीं, मैं ये प्रोक्लेम नहीं करूंगा। ओके, अगला प्रश्न मैं देखता हूं। सुनील सर, जस्ट 5 मिनट बचे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा सेलेक्टिव रहेंगे। लास्ट के 1 मिनट मेरे लिए छोड़ देंगे, 1 से 1.5 मिनट। ठीक है, श्योर, ठीक है, श्योर। प्रांशु का ये सवाल है, अपनी आदतों के अनुसार अपनी रूटीन को कैसे बनाए और फॉलो करें। तो प्रांशु माय डियर, यहाँ पर वही बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है ना। आप अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करिए, अपना रूटीन खुद बनाइए और उसको खुद डिजाइन करिए। उसके लिए अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, किसी की मदद मत लीजिए। आप देखिए कि आपको अल्टीमेटली क्या करना है। ठीक, उसके लिए डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, और उसी के हिसाब से अपना फॉलो अप चार्ट बनाइए और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। ठीक है, सच कहता हूं कि जो बच्चे अलार्म घड़ी के प्रति ईमानदार रहते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। ओके, यस सर, मेरा अगला प्रश्न, कुछ भी डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होता है तो उसको ओवरकम कैसे करें? वैभवी, ये सारे टीनेजर्स की बात है, बच्चे, और ये धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगे, है ना। ये ऐसा नहीं है कि जो 50 साल के लोग हैं वो ये डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सही और गलत सब लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन भी सब लोग रहते हैं। हाँ, आप सब अभी टीन एज के दौर से गुजर रहे हैं तो ये चीजें ज्यादा होती होंगी। मुझे लगता है सही उम्र आने पर आप सब अपने आप ये सब सीख जाएंगे। इसके लिए किसी एक्सपर्ट एडवाइस की आपको जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके टीचर्स हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, और रही बात कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए, मत सोचिए, जिंदगी मस्ती से जिए। ठीक है, समय आने पर आप बहुत कुछ अपने आप लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे। ओके सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कौन कह रहे हैं? बिट्टू सर, एडिक्टेड बिट्टू। बिट्टू अच्छा, बोला जाए। ये सर, मेरा क्वेश्चन है सर, हम कभी अपने आप को सर अच्छी डायरेक्शन दे पाते हैं, बट हम सर कभी कभी अपने आप को ऐसा लगता है कि हम अपने आप को अच्छी डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। आखिर क्यों होता है सर? हम अपने आप को एक अच्छी डायरेक्शन कैसे दें? डायरेक्शन देने से पहले ये जानना जरूरी है बिट्टू जी कि डायरेक्शन किस तरफ आपको ले जा रहा है। यस, ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप इस समय शाम के 7:53 हुए हैं। ठीक है, इस वक्त हम सब 35-36 लोग हैं क्लास में, क्यों बैठे हुए? कोई तो विजन रहा होगा कि हाँ चलिए कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ काम की बातें सीखने को मिलेंगी, है ना। तो 2 घंटे हम लोग जो बैठे उसका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, लाइफ में जितना भी डायरेक्शन आपको आए उसका जो अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो वो पहले डिफाइन कर लीजिए बिट्टू। ठीक है, और उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। अक्सर हम सब लोग अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि हर बच्चे को समय की कीमत सीखना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो एक बार बीत गया वो दोबारा तो आने से रहा, है ना। तो आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो, जो कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं बिट्टू,
उसको पहले से आप सोच लीजिए और उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है? फिर आप अपने आप खुद को गाइड करने में सक्षम होंगे। ओके? यस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस, अल्ताफ सर, आई थिंक द क्वेश्चंस आर ओवर। यस 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 सर। हम लोग के पास टाइम अब ज्यादा नहीं बचा है, 1 मिनट से भी कम का टाइम रह गया है। तो मैं सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको अपने पूरे जैन थैंक यू सर तरफ से और अपने सारे थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर सेकंड ईयर के बच्चों के साइड से थैंक यू सर, थैंक आई यू होप सर, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सर। और क्लास में सब आना शुरू कर दो Thanks a जो lot, नहीं आ sir. रहे हैं, ठीक है? और नहीं तो बहुत परेशानी होगी फिर बाद में, मुझे मत कहना। सो फाइनल वर्ड्स सुनील सर। क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए धन्यवाद सर। अब इसे जरूर पालन करेंगे। मोस्ट वेलकम। होपफुली विल मीट सून। जल्दी मिलते हैं। ओके, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर थैंक यू सर, थैंक यू सर थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट।